दोस्तों और साथियों, छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक युवती के साथ लगातार 3 साल तक हैवानियत होती है। उस 3 साल के पीरियड में वो कई बार गर्भवती होती है, लेकिन हर बार उसके गर्भ को दवाई खिला करके खत्म कर दिया जाता है। लेकिन 2025 में जब उसको गर्भ ठहरा तो वो खत्म नहीं होता है, बल्कि वो गर्भ बढ़ता चला जाता है। तो फिर उस हैवान ने जो उसके साथ दरिंदगी कर रहा था, उसने और उसकी बहन ने मिलकर के उस लड़की को बालिग दिखाया, नकली उसका आधार कार्ड बनवाया और फिर उसकी डिलीवरी होती है। और बस हैवानियत की यहीं पर नहीं होती है, हैवानियत यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि डिलीवरी होने के बाद जब उस युवती ने एक नवजात शिशु यानी बेटे को जन्म दिया, तो फिर उसकी बगल से हाथों हाथ उठा करके उस बेटे को बेच दिया जाता है। हैवानी की हद तो देखिए दोस्तों, हैवानियत की भी एक सीमा होती है, लेकिन इन लोगों ने सीमा को ही पार कर दिया, बिल्कुल लांघ दिया सारी सीमाओं को और सारी हदों को पारते हुए मर्यादा की सारी दीवारें तोड़ दी थी इन्होंने। और जानते हो, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी ये सुन करके जब मैं उस युवक का नाम बताऊंगा कि इस युवती के साथ 3 साल तक लगातार हैवानियत करने वाला वो युवक कौन था। तो दोस्तों, दिल थाम करके सुनिए, आंखों से आंसू आ जाएंगे आपके। वो उसी युवती का जन्मदाता था। समझ गए होंगे ना आप दोस्तों। जब ऐसा कृत्य कोई इंसान करता है किसी के साथ, किसी अपने के ही साथ, वो जन्मदाता जिसके साए में एक युवती अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करती है। दुनिया में अगर कोई मर्द हो या औरत हो, कोई बच्चा हो या बूढ़ा हो, अपने आप को अगर किसी के साए में सुरक्षित महसूस करेगा तो अपने जन्मदाता के साए में महसूस करेगा ना। इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह तो हो ही नहीं सकती। और जब यही साया कलंकित हो जाए, आज के इस कलयुगी दौर में देखिए तो सही दोस्तों, कैसे कैसे कृत्य हो रहे हैं, कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं। सुनकर के कानों में खून निकल आए, आंखों से आंसू बहने लगे। पूरी घटना मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। ये शुरुआत कब हुई और युवती किस उम्र की थी, और इस पुरुष का जो मामला था, ये जो जन्मदाता था, इसने कैसे ये सोचा कि अब मुझे ये संबंध स्थापित करने चाहिए। तो पूरी घटना में आपको ये पूरा घटनाक्रम विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इस युवती ने थाने में तहरीर दी। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें एक जन्मदाता है, युवती की बुआ है, और वो डॉक्टर है जिसने इसका अबॉर्शन कराया, बार बार इसको दवाई दी, इसका गर्भपात किया। और वो डॉक्टर और नर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन करने के बाद उस नवजात शिशु को इनके हवाले कर दिया या किसी दूसरे को बेच दिया, मोटी रकम लेकर के। तो लिस्ट बहुत लंबी है क्राइम करने वालों की, मुजरिमों की। और पूरी घटना ये आप दोस्तों दिल थाम करके सुनिए, बस चंद मिनट की बात है कि आज कैसे कैसे लोग इस दुनिया में शामिल हैं। और जैसे कि मैंने अक्सर बताया कि मैं निष्पक्ष तरीके से, चाहे वो कोई भी क्राइम करने वाला हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं आपको सही तरीके से और सही जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि क्राइम करने वाला मुजरिम होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। किसी भी क्राइम करने वाले को कोई भी, जो मेरे श्रोता हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, वो देख करके किसी भी धर्म से जोड़ करके कमेंट ना किया करें। किसी भी क्राइम करने वाले को धर्म से जोड़कर कि ये तो इसका मज़हब सिखाता है या ये इसके मज़हब में ऐसा ही होता है, तो इस तरह से टारगेट करना सही नहीं है। तो दोस्तों, बहुत संक्षेप में मैं आपको इस स्टोरी को, इस सच्ची घटना को, जो अभी लगभग 4-5 दिन पुरानी है, आज 21/8/2026 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और लगभग 17 अगस्त 2026 की ये सच्ची घटना है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं खुर्शीद अहमद भाई जी बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस यूट्यूब परिवार का हिस्सा ज़रूर बने, क्योंकि इस तरह की और भी घटनाएं अपने अंदाज में मैं आपको सुनाता रहता हूं। मेरे साथ रहोगे, सही जानकारी और सही अंदाज में आपको सुनने को मिलेगी। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हो सके तो एक लाइक करके मेरा हौसला बढ़ा दिया करें, और सभी दोस्तों के नाम लेने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें, क्योंकि लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में मैं आप सबके नाम लेने की कोशिश करता हूं। चलिए
बिना संक्षेप और बिना किसी भूमिका बनाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का रायपुर, और छत्तीसगढ़ का रायपुर में रहने वाला विजय महतो लगभग 55-60 साल की उम्र इसकी होती है और इसकी पत्नी जो है वो इस दुनिया से चली जाती है। अब जाहिर बात है, जो आदमी 55 साल की उम्र में लगभग बुढ़ापे की तरफ वो चल देता है, लेकिन जिस्म का आकार और जिस्म के हार्मोन्स उसके बराबर काम करते रहते हैं, तो जाहिर बात है औरत की भी उसको ख्वाहिश होती है। ऐसे ही विजय महतो भी था। औरत की ख्वाहिश तो थी, लेकिन औरत अब उसके पास नहीं थी। वो उसके साथ, उसकी जीवन संगिनी जो थी ना, उसका साथ छोड़ करके जा चुकी थी। इसलिए अब उसकी नज़र जो घर में ही पल रही उसकी, जाहिर बात है, युवती पर पड़ती है। जो युवती रिश्ते में, आप समझ जाइए दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें ना खुल करके बताना नहीं चाह रहा, बहुत टिपिकल है ये मामला शब्दों में बयान करना। तो अब घर में ही इसकी नज़र पड़ जाती है और फिर एक दिन ये रिश्तेदारी में एक फंक्शन में जाता है। उस फंक्शन में क्या होता है कि उस फंक्शन में कुछ मदिरा का सेवन होता है मेहमानों को बीच में। तो ये आदमी क्योंकि गलत नज़र पहले से ही रखने लगा था अपने घर में, इसलिए उस फंक्शन में इसने ड्रिंक ऑफ़र की उसको, उस युवती को ड्रिंक ऑफ़र की कि पी लो ये फंक्शन है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। और उसको ये ज़बरदस्ती ड्रिंक मदिरा का सेवन करा देता है। मदिरा का सेवन करने के बाद उस युवती के होशो हवास नहीं रहते अपने कंट्रोल में। बस उसी का फ़ायदा उठाकर ये उसको एकांत में ले जाता है और एकांत में ले जाने के बाद मर्यादाओं की सारी दीवारें गिर जाती हैं और जो सारे पर्दे जन्मदाता और उस युवती के बीच में थे वो पर्दे ख़त्म हुए और फिर एक ऐसा तूफ़ान उठा कि जिसने सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया। युवती जब अपने होशो हवास में आती है तो उसके जिस्म का अंग अंग दुख रहा था। उसको महसूस हो गया, प्राइवेट पार्ट में भी उसके जलन और ब्लीडिंग उसकी हो रही थी और उसको पूरा हो गया कि ये मेरे जन्मदाता ही नहीं, जो कुछ किया है वो मेरे साथ उसी ने किया है। इसलिए उसने उससे शिकवा शिकायत की, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपको शर्म क्यों नहीं आई, आपके हाथ क्यों नहीं कांपे मुझे छूते हुए इस तरह से बुरी नज़र से, तमाम चीज़ें की, लेकिन उसमें शर्म नहीं थी। क्योंकि दोस्तों ये दारू जो है ना, ये मदिरा, ये सब कुछ करा देती है। क्राइम का पहला स्टेप जो है वो दारू से ही, ज़्यादातर अक्सर क्राइम में देखा गया कि दारू से ही सारे फसाद की जड़ यही होती है और यही अच्छे से अच्छे क्राइम और यही बड़े से बड़े क्राइम करा देती है। भाई बहन का फ़र्क मिटा देती है, बाप बेटी का फ़र्क मिटा देती है और तमाम वो रिश्ते मिटा देती है बीच की। और बस आँखों में अगर कुछ होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ हवस होती है और बेशर्म और बेहयाई होती है। सब कुछ हो गया। जब ये एक बार सिलसिला शुरू हुआ, बेशर्मी और बेहयाई की दीवार टूटी, तो फिर ये बार बार टूटने लगी। और इस बीच में जो है लगभग ये महीना सिलसिला जो महीने से होकर के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक चला, तो युवती जो है वो गर्भवती हो जाती है। जब वो गर्भवती हुई तो घर में ही रह रही उसने अपनी बुआ से इस बात को बताया। बुआ ने जब सुना तो अपने भाई को इस बात को लेकर के डांट फटकार नहीं लगाई और उसने बुरा भला नहीं कहा। लड़की को लेकर के वो थाने में नहीं पहुंची, उसकी शिकायत नहीं लगाई, बल्कि वो खामोश हो जाती है और लड़की को डांट डपटती है कि जो चल रहा है चलने दे, तुझे पता है कि तेरी माँ को मरे हुए कितने दिन हो गए, इसलिए अब ये सब कुछ जो है वो जो चल रहा है उसको चलने दे। दोस्तों, जब इस तरह के मामलात और हालात सामने किसी लड़की के आए होंगे तो उसने यही कहा होगा ना कि भगवान अगले जन्म मोहे बिटिया पैदा न कीजिए, यानी अगले जन्म में मुझे औरत मत बताना। अगले जन्म में अगर मेरा अगला जन्म हो, अक्सर हिंदुओं का खास करके इस बात में विश्वास है कि 7 जन्म होंगे या कितने जन्म होंगे, जो भी है, बहरहाल कि अगले जन्म में भी इंसान जो है वो इंसान बनकर आएगा। तो ख़ास करके कुछ औरतें ऐसी होती हैं इस समाज की सताई हुई, जो सिर्फ यही दुआ करती है कि भगवान अगले जन्म मेरा अगर हो तो अगले जन्म में मुझे औरत मत बनाना, क्योंकि इस पुरुष समाज ने औरत समाज के ऊपर इतने जुल्म ढाए हैं और ऐसे ऐसी उसको प्रताड़ना दी है, ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया है कि वाकई औरत की योनि में जन्म लेते हुए घबराती है कि अगर अगला भी जन्म उसे औरत की योनि में ही लेना पड़ा तो इस जन्म को जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई है तो अगले जन्म को बर्दाश्त
कैसे कर पाएगी। इसलिए उस बेटी ने भी यही कहा होगा कि भगवान ऐसा बाप ऐसी बुआ किसी को ना देना। आगे बढ़ते हैं। अब बुआ उसको जो है लड़की को समझाती है और उसको डांट डपट कर देती है कि बहुत मामला ख़राब हो जाएगा, कि दोनों जो कुछ चल रहा है वो चलने दे। बल्कि और सोने पर सुहागा ये किया कि ये बुआ जो है वो डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर को बताती है कि इस तरह से 1-2 महीने का गर्भ जो है वो पल रहा है और उसको ख़त्म करना है। किसी भी तरीके से वहाँ से ये दवाई लेकर के आती है और उसको खिलाती है और उस गर्भ को जो है वो ख़त्म हो जाता है। सिलसिला लगातार चलता रहा। ना बुआ को शर्म है, ना उस जन्मदाता को शर्म है, लेकिन वो युवती तिल तिल वहाँ पर पिस रही है और मर रही है। उसके साथ जब भी ये कुछ होता था तो उसको बड़ा अजीब व गरीब और बड़ा बुरा महसूस होता था, लेकिन कर कुछ नहीं सकती, भाग नहीं सकती, जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। अपनी आप बीती किससे बताए, जान से मारने की धमकी दी जा चुकी थी, बहुत कुछ हो चुका था। ये सिलसिला 2023 से शुरू हुआ और दोस्तों 2023 से लगाकर 26 में इस सिलसिले की जाकर के अंत होता है। और 2023 से 26 तक 3 साल लगातार ये सब कुछ तमाम चीज़ें सहने के बाद युवती थाने का दरवाज़ा कैसे खटखटाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस बीच में आगे क्या क्या हुआ पहले वो सुनिए। अब इस बुआ ने जो है वो अपने भाई का साथ देना शुरू कर दिया। अब जाहिर बात है कि दोस्तों जो बुआ अपनी भतीजी के लिए नहीं शर्मा रही है, उसे गैरत नहीं आ रही है, उसको नहीं बचा रही है, तो क्या वो खुद इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होगी? क्या वो खुद ऐसा नहीं करा रही होगी? इन चीज़ों को आप इमेजिन करके देखिए। अब आगे क्या होता है, तो जो जन्मदाता अपने जन्म देने वाली को नहीं छोड़ सकता तो फिर वो दूसरा हमसास को कैसे छोड़ सकता है? आप इस बात पर भी गौर करिए। अब आगे जो होता है दोस्तों, ये सिलसिला लगातार चलता रहा। उसके बाद कई बार ये गर्भपात कराया जाता है, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। फिर लगभग 2025 में एक ऐसा गर्भ ठहरता है कि वो गर्भ दवाइयों के ज़रिए भी ख़त्म नहीं होता और लगातार वो पलता रहता है उस युवती के पेट में और बढ़ता रहा। जब वो बढ़ता रहा और पूरा टाइम आ गया तो अब इस बुआ और भाई के जो थे वो नीचे आग जलने लगी कि यार अब तो इसकी डिलीवरी करानी पड़ेगी। तो जैसे तैसे करके इन्होंने इस लड़की को यानी इस युवती को शादीशुदा दर्शाया और फिर इसका नकली आधार कार्ड भी बनवाया और नकली आधार कार्ड में बाकायदा इसको बालिग दिखाया। और बालिग दिखाने के बाद जब कि ये जो कुछ हो रहा था ना पहले, वो मैं क्या बताऊं आपको कि इससे पहले हो रहा था, जो बालिग होने से पहले की जो उम्र होती है वो उसमें हो रहा था, लेकिन आधार कार्ड में इसको बालिग दर्शाया गया, शादीशुदा दर्शाया गया। और फिर एक हॉस्पिटल में इसकी डिलीवरी कराई गई। वहाँ डॉक्टरों से मिलने के बाद कि डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल में कुछ इस तरह के लोग आते होंगे जो बच्चों की ख्वाहिशमंद होते हैं, वो पैसे की भी डिमांड करते हैं कि भाई साहब हमें डॉक्टर साहब पैसा कितना ही लग जाए लेकिन हमें एक बच्चा अडॉप्ट करना है, हमें बच्चा चाहिए। डॉक्टरों से उन्होंने बात की। डॉक्टर ने कहा कि इस तरह की पार्टियां हमारे पास हैं, क्या आप अपना बच्चा देना चाहते हो? कि हाँ हम अपना बच्चा देना चाहते हैं। डिलीवरी होने के फ़ौरन बाद ही वो बच्चा यानी वो नवजात शिशु जो है वो डॉक्टरों द्वारा किसी बड़ी पार्टी को मोटे पैसों में बेच दिया जाता है। दोस्तों एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को अपने से जुदा होते हुए, जिस बच्चे को उसने 9 महीने अपने पेट में पाला हो, तो ऑटोमेटिकली उसको एक ऐसी मोहब्बत उससे हो जाती है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। अब तक वो सब कुछ सहती रही थी, अपने ही जन्मदाता के बच्चे को उसने जन्म भी दे दिया था। रिश्ता चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस युवती के लिए उसका वो बच्चा जिसको उसने जन्म दिया था वो उसका बेटा था अपना, वो उसकी अपनी औलाद थी। पैदा करने वाले का जिसका वो गर्भ ठहरा था उससे उसका रिश्ता कुछ भी हो वो अलग मैटर है, उसमें उसका कोई दोष नहीं था। वो बेचारा जो दुनिया में आया था नवजात शिशु, उसका क्या कसूर था? ये तो उस भगवान की सृष्टि का उसका निर्माण है। उसने जिस तरह से इस सृष्टि को रचा है, जिस तरह से सबब लगाए हैं, जिस तरह से मर्द हो या औरत हो उसके जन्म का सिस्टम रखा है, यानी मर्द औरत का मिलन होगा, वो कोई भी हो किसी भी तरह से हो, और जब मर्द का स्पर्म औरत के अंदर जाएगा तो जाहिर बात है कि बीज जब फसल में डलता है यानी खेती में डलता है तो फसल पैदा होती है ऑटोमेटिकली। रिश्ता उसमें कोई भी हो, उसमें रिश्ता मैटर नहीं करता, उसमें मैटर करता है कि जो बीज औरत के अंदर गया
वो ताकतवर है या नहीं, वो फसल की शक्ल में उगने लायक है या नहीं। अगर बीज सही है, ताकतवर है, फसल की शक्ल में उगने लायक है, तो रिश्ता कोई मैटर नहीं करता कि ये किस रिश्ते से यहाँ पर आया है। तो लड़की जो थी, वो युवती, जब उसको पता चला कि उसके नवजात शिशु को भी इन लोगों ने पता नहीं क्या किया होगा उसका, तो वो बहुत ज़्यादा आहत होती है। और जब अस्पताल से उसको डिस्चार्ज करके ले जाया गया, तब उस युवती ने प्रण लिया कि अब जो कुछ भी हो जाए वो उस उत्पीड़न को और उसके साथ जो शोषण लगातार हो रहा है उसको वो नहीं सहेगी, और अपने इस जन्मदाता को भी और बुआ को भी और जो भी लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने उसका उत्पीड़न किया, उसका उत्पीड़न करने में उनका साथ दिया, उन सभी लोगों को वो जेल की हवा खिलाएगी। क्योंकि अब इस युवती के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत हो गई थी अपने बेटे को खोने के बाद। क्योंकि एक माँ चंडी भी बन जाती है, दुर्गा भी बन जाती है और काली भी बन जाती है। जब बात उसकी औलाद पर आती है या बात ऐसी होती है कि जिसको वो बर्दाश्त न कर पाए, तो वो कुछ भी रूप धारण कर सकती है। ऐसे ही ये युवती भी थी। ये फ़ौरन जो है वो किसी से मिलती है, अपनी आपबीती बताती है, और अपनी आपबीती बताने के बाद जब उस युवक ने या उस आदमी ने इसकी आपबीती सुनी तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। कानों में मानो ऐसा एहसास हो रहा था जैसे किसी ने शीशा पिघला करके डाल दिया हो। और मैं जो आपको ये बातें बता रहा हूँ ना दोस्तों, शायद आपको भी यकीन ना हो रहा हो इस तरह की ये घटनाएं और इस तरह की घटना है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ और सुना रहा हूँ। आगे वो युवक जो युवती के साथ देने के लिए तैयार होता है और फिर उसको वो लेकर पहुँचता है थाने। थाने पहुँचने के बाद ये अपनी पूरी आपबीती पुलिस स्टेशन में बयान करती है कि साहब इसी तरह से मुझे जो है वो 3 साल से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरा शोषण किया जा रहा है। पुलिस वाले भी सुनकर के हैरान तब हुए जब युवती ने उस शख्स का नाम बताया, उस पुरुष का नाम बताया कि उसका शोषण और उसको प्रताड़ित करने वाला कौन है, यानी उसी का जन्मदाता है। तो दोस्तों यकीन नहीं हुआ पुलिस को, और फिर युवती के कहने पर उसकी तहरीर तो ली जाती है, और तहरीर लेने के बाद फिर क्या होता है कि जब पुलिस उसको पकड़ती है और फिर जब उसकी कुटाई करती है ना, उससे पूछती है क्या ये बात सही है, और जब उसने कहा कि हाँ ये बात सही है, तब जाकर पुलिस यकीन करती है यार ये तो वाकई ये बात सही है। तो दोस्तों आज के टाइम में इस हमारे हिंदुस्तान में ही औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं, कितना उनका शोषण हो रहा है, शायद ये मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाऊँ। लेकिन जब कोई इस तरह की घटना सामने आती है ना, तो रूह कांप जाती है और यकीन नहीं होता है, कानों को और आँखों को यकीन नहीं होता कि मैं जो ये तहरीर पढ़ रहा हूँ क्या ये सही है। अब पीड़ित की शिकायत के बाद न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी, जन्मदाता व बुआ और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में रोहित राय, साहिब मंडल, योगिता राय उर्फ गीता, बरखा वर्मा उर्फ वर्षा मंडल समेत कुल 6 लोगों को शामिल किया है, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई और जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों ये पूरी सच्ची घटना है जो मैंने आपको बताई, लेकिन ये घटना मैंने पूरी खुल करके नहीं बताई, सारे शब्दों को जो है वो मैंने आपको इशारे में समझाने की कोशिश की, आप समझ ज़रूर गए होंगे। और दोस्तों बस आपको ये घटना बताने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि कैसा कलयुग आ गया है कि आज के दौर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। और दोस्तों जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये आसमान फटेगा नहीं क्या, ये धरती फटेगी नहीं क्या। ये एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोग पाप ज़्यादा करना शुरू कर देंगे ना, क़यामत की निशानी जो बोलते हैं कि क़यामत आने वाली है, और क़यामत कैसे आएगी, वो ऐसे ही आएगी। आप हिंदू धर्म में या हिंदू हिसाब से जो भी हो बताया गया हो, लेकिन मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम मज़हब में यही बताया गया है कि क़यामत आने की बहुत सी निशानियाँ उजागर हो चुकी हैं। रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार किया जाने लगा, और जब रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार किया जाने लगेगा ना, तो आप देख रहे हो कहीं पानी के हिसाब से, कहीं भूकंप के हिसाब से बहुत सारी तबाही आ रही है, और एक दिन ऐसी तबाही आएगी कि दुनिया ही नेस्तो नाबूद हो जाएगी।
तो ज़्यादा आप बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कहानी पूरी हो चुकी है। चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं। कमेंट करने वालों में सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद रऊफ़, वाइफ है नाहिद बानो। मुकेश कुमार राजक, पत्नी है नीतू देवी, सारण बिहार से। ज्योति शर्मा कोलकाता से हैं। ओंकार छोटा भाई बक्सवीर, पापाजी राजप्रीत, दादाजी इकबाल सरदार, गांव जोड़किया, जिला श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान से हैं। मोहम्मद रऊफ़ वाइफ है नाहिद बानो, हैदराबाद से हैं। मुनशाद अली पनियाला बिजनौर से हैं और जयपाल त्यागी यूपी बिजनौर से हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। अब्दुल हादी तकदीर फातमा, डॉक्टर अब्दुल समी कुली बाजार कानपुर से हैं। महराज आलम गोंडा दिल्ली से हैं और आपका सुरेश मंडल जामताड़ा से हैं। हेमंत कुमार देवांगन, जिला जहांगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हैं। चलिए दोस्तों, कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलता हूं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।